Hello, I Shubham Sharma. Welcome you all to my YouTube channel Success JK247. सो स्टूडेंट्स, अपनी जर्नल साइंस की जो सीरीज़ हम लोगों ने एक स्टार्ट करी है जिसमें अराउंड 300 क्वेश्चंस मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा जो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, पिछले सालों में आए हुए क्वेश्चंस हैं। तो उसमें से केमिस्ट्री के हमने 2 लेक्चर्स आपके अपलोड ऑलरेडी कर दिए हुए हैं, काफ़ी अच्छा रिस्पांस था उसका। तो जो उसके रिमेनिंग 30 क्वेश्चंस है वो हम आने वाले टाइम में डिस्कस कर लेंगे। बट बिफोर दैट हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं आपका फिजिक्स का पार्ट 1, इन विच हम लोग क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे अराउंड 30 क्वेश्चंस और प्रॉपर एक्सप्लेनेशन के साथ कंसेप्ट्स आपके क्लियर होते जाएंगे। क्लियर? सो बिफोर स्टार्टिंग विद द फर्स्ट क्वेश्चन मैं आपसे यही कहूँगा कि आप जितना हो सके हमारे चैनल को शेयर करें, लाइक करें वीडियोज़ को और चैनल को सब्सक्राइब करें। सो हियर योर क्वेश्चन नंबर 1 and the question is saying the unit of noise pollution is। so students, जैसे ही हम लोग बात करेंगे फिजिक्स की तो आपको पता है यहाँ पे SI यूनिट्स जो हैं वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। इसी में से क्वेश्चन जो है बेसिक बड़े सारे बनते हैं। तो क्वेश्चन मैंने थोड़ा सा डिफ़िकल्ट उठाया हुआ है फर्स्ट ही, ताकि एक स्टैंडर्ड सेट हो जाए पूरी वीडियो का। सो स्टूडेंट्स, बात करेंगे नॉइज़ पोल्यूशन की। तो नॉइज़ की जब हम लोग बात करते हैं तो उसको हम लोग इसमें मेज़र करते हैं, दैट इज़ डेसीबल। क्लियर? डेसिबल में नॉइज़ को हम मेज़र करते हैं। क्लियर? तो याद रखना है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार पेपर में पूछा जाता है। मूविंग टू द सेकंड क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 2 इज सेइंग न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन गिव्स द कॉन्सेप्ट ऑफ। तो एज यू नो, न्यूटन ने कितने लॉज ऑफ मोशन दिए थे? 3 लॉज ऑफ मोशन उन्होंने दिए थे। 3 लॉज ऑफ मोशन, नाम क्या थे उनके? फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, सेकेंड लॉ ऑफ मोशन एंड थर्ड लॉ ऑफ मोशन। क्लियर? तो जो फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन था वो किसका हमें कॉन्सेप्ट देता है? तो थोड़ा सा फर्स्ट लॉ के बारे में देख लेते हैं। फर्स्ट लॉ आपका क्या कहता था? अगर कोई बॉडी आपकी क्या है, रेस्ट पे है, अगर कोई बॉडी रेस्ट पे है या फिर वही कोई बॉडी जो है वो यूनिफॉर्म मोशन में है, यूनिफॉर्म मोशन में है। यूनिफॉर्म मोशन का मतलब होता था अगर वो बराबर टाइम फ्रेम में बराबर डिस्टेंस कवर करती है तो उसको हम बोलते थे यूनिफॉर्म मोशन। एग्जाम्पल के तौर पे मान लो कोई एक कार है, वो मूव कर रही है, फर्स्ट 15 मिनट में वो चली 30 किलोमीटर, नेक्स्ट 15 में भी वो चली 30 किलोमीटर, तो हम बोलेंगे द कार इज़ इन यूनिफॉर्म मोशन। तो फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन ये कहता था अगर कोई बॉडी रेस्ट पे है या यूनिफॉर्म मोशन में है तो जो रेस्ट में है वो रेस्ट में ही रहेगी, जो यूनिफॉर्म मोशन में है वो यूनिफॉर्म मोशन में ही रहेगी, until and unless an external force is applied on it। तो आपको याद आ रही होगी डेफिनेशन। इसका मतलब ये था कि जब तक इन बॉडीज़ के ऊपर जो रेस्ट में है या फिर जो यूनिफॉर्म मोशन में है कोई आप बाहरी फोर्स, एक्सटर्नल फोर्स उसके ऊपर अप्लाई नहीं करोगे तो रेस्ट वाली बॉडी रेस्ट पे ही रहेगी और यूनिफॉर्म मोशन वाली बॉडी यूनिफॉर्म मोशन में ही रहेगी। क्लियर? तो ये जो कॉन्सेप्ट है उसी स्टेट में रहना, अपनी स्टेट को चेंज ना करना, इसी प्रॉपर्टी को हम लोग बोलते हैं आपका इनर्शिया। क्लियर? तो इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर रहेगा फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन गिव्स द कॉन्सेप्ट ऑफ इनर्शिया। एक बार इनर्शिया को थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूँ। इनर्शिया जो है वो किसी भी ऑब्जेक्ट की वो प्रॉपर्टी होती है जिस प्रॉपर्टी के साथ वो अपनी स्टेट को चेंज नहीं होने देता, स्टेट को चेंज नहीं होने देता। छोटी सी एग्जांपल लेते हैं। बराबर साइज़ का आपने एक स्टोन ले लिया, एक आपने मान लो क्रिकेट बॉल ले ली बराबर साइज़ की। तो अब आप ये देखो कि दोनों में से जो है, दोनों को आपने किक किया तो दूर कौन चला जाएगा? अपनी स्टेट को चेंज कौन कर जाएगा? पोजीशन कौन चेंज कर जाएगा इजीली? क्रिकेट बॉल। क्यों? क्योंकि उसका जो मास है एज़ कम्पेयर टू स्टोन वो क्या होगा? कम। क्लियर? तो इनर्शिया जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है मास के, ये आप लोगों ने याद रखना है। क्लियर? क्यों? क्योंकि इनर्शिया, मैंने बताया, इनर्शिया एक ऐसी प्रॉपर्टी है, इनर्शिया इज अ प्रॉपर्टी विद विच ऑब्जेक्ट ट्राइज टू रिमेन इन द सेम पोजीशन एज इट इज़। जिस पोजीशन में वो है उसी में रहने की कोशिश करता है, वो इनर्शिया होता है। तो जिस चीज़ का मास ज़्यादा होगा वो इजीली अपनी स्टेट को मेंटेन कर सकेगा, उसकी पोजीशन को चेंज करने के लिए आपको ज़्यादा फोर्स अप्लाई करने की ज़रूरत पड़ेगी। क्लियर? सो न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन गिव्स द कॉन्सेप्ट ऑफ इनर्शिया। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार पेपर में देखने को मिलता है। क्लियर? सो मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट वी हैव क्वेश्चन नंबर 3, पार्सेक इज द यूनिट मेजरमेंट ऑफ।
सो स्टूडेंट्स, आज का जो मैंने वीडियो रखा है इसमें क्वेश्चंस का लेवल थोड़ा सा बढ़ाया है ताकि आपके कॉन्सेप्ट्स जो हैं वो अच्छे लेवल पे क्लियर हो सकें। सो स्टूडेंट्स, फिर आ गया क्वेश्चन किसका, यूनिट का। तो बार बार मैं यही फोकस करूंगा कि फिजिक्स के अंदर जब तक आप यूनिट्स को अच्छे से लर्न नहीं करोगे आप लोग कॉन्सेप्ट्स को समझ नहीं पाओगे। क्लियर। सो पार्सेक जो यूनिट होता है ये आपका होता है एस्ट्रोनॉमिकल डिस्टेंस का, एस्ट्रोनॉमिकल डिस्टेंस का। क्लियर। एक आपने वर्ड सुना होगा लाइट ईयर, लाइट ईयर, ये भी आपका डिस्टेंस के यूनिट होते हैं। किसके यूनिट होते हैं, डिस्टेंस के यूनिट होते हैं लाइट ईयर। और पार्सेक इज रिलेटेड टू लाइट ईयर, इसमें कुछ इसकी वैल्यू होती है 1 पार्सेक की इन लाइट ईयर्स। क्लियर। तो आपने याद ये रखना है कि लाइट ईयर जो है वो डिस्टेंस के यूनिट्स होते हैं, पेपर में आता है ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। पार्सेक किसके यूनिट हो गए, आपके एस्ट्रोनॉमिकल डिस्टेंस के। क्लियर। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, अ पर्सन इज हर्ट ऑन किकिंग अ स्टोन ड्यू टू। तो अभी जब हमने फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन डिस्कस किया था, इनर्शिया डिस्कस किया था, तभी मैंने आपको ये बात बताई थी कि अगर आप स्टोन को हिट करते हो और आपको वो हर्ट क्यों करेगा, बिकॉज ऑफ इट्स इनर्शिया। क्यों? क्योंकि अगर उसका इनर्शिया कम होता तो वो क्या करता, अपनी पोजीशन को चेंज कर जाता, तो आपको वो हर्ट नहीं करता, कम हर्ट करता। वही एग्जांपल फिर से, अगर मान लो क्रिकेट बॉल है आपके पास, उसका जो ऑब्वियस सी बात है मास जो रहेगा वो एज़ कम्पेयर टू स्टोन क्या रहेगा, कम रहेगा। स्टोन का जो मास रहेगा वो क्या होगा, ज़्यादा। उतने ही साइज़ का अगर आप स्टोन उठाते हो तो जिसका इनर्शिया ज़्यादा होगा वो आपको हर्ट करेगा, जिसका इनर्शिया कम होगा वो आपको कम हर्ट करेगा। क्लियर। सो अगर आप इस क्वेश्चन का आंसर टिक करोगे तो स्टोन को हिट करने पे आपको इसलिए हर्ट होता है बिकॉज ऑफ इट्स इनर्शिया, और क्योंकि वो अपनी पोजीशन को चेंज ना करने की उसकी जो एबिलिटी है, उसकी कैपेबिलिटी है वो ज़्यादा है, उसी को इनर्शिया बोलते हैं। दैट्स वाई इट हर्ट्स यू। क्लियर। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5, एंड क्वेश्चन नंबर 5 इज सेइंग रॉकेट वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ, ऑप्शंस आर फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, सेकेंड लॉ ऑफ मोशन, थर्ड लॉ ऑफ मोशन एंड फोर्थ इज आर्किमिड्स प्रिंसिपल। सो स्टूडेंट्स, आर्किमिड्स प्रिंसिपल तो यहाँ पे इसका आंसर कभी नहीं हो सकता, क्योंकि ये जो लॉ है दिस इज रिलेटेड टू फ्लोटिंग, ये भी हम लोग डिस्कस कर लेंगे आने वाले क्वेश्चंस में। तो इनमें से आपको बताना है कि रॉकेट किस प्रॉपर्टी भी, कौन से लॉज ऑफ मोशन पे वर्क करता है, कि रॉकेट की जो प्रपल्शन होती है। सो स्टूडेंट्स, फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन में ऐसा कुछ भी नहीं था, हमने डिस्कस कर लिया है। इसमें एक तो रेस्ट की बात होती है और एक यूनिफॉर्म मोशन की बात होती है और एक्सटर्नल फोर्स की बात होती है। सेकेंड लॉ ऑफ मोशन जो है ये आपको क्या देता है, ये देता है डेफिनेशन ऑफ फोर्स। आता कहाँ से है, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम विद रिस्पेक्ट टू टाइम आपका होता है डेफिनेशन फोर्स। बाद में डिस्कस करेंगे इसको। फॉर्मूला बनता था F = ma, यहाँ पे m आपका मास होता था, a आपकी एक्सेलरेशन होती थी। तो थर्ड लॉ ऑफ मोशन आप सबने पढ़ा हुआ है, सुना हुआ है, अच्छा लॉ लगता है ये, एवरी एक्शन हैज़ इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। तो यही चीज़ जो है वो रॉकेट की वर्किंग में आप लोगों को हेल्प करती है। थोड़ा सा इसको डिस्कस कर लेते हैं, समझ लेते हैं बड़े ध्यान से। मान लो ये सरफेस ऑफ द अर्थ है, आपने देखा होगा इस तरह से रॉकेट जब भी लॉन्च होता है, रॉकेट इस तरह से आप लोगों ने उन्होंने डिज़ाइन किया होता है। क्लियर। ऊपर से इस तरह से क्यों किया होता है, ये इसकी शेप इस तरह से लिए दिया ताकि ये क्या करे, हवा को ईजिली डाइवर्ट उसको कर सके, आने वाली हवा को चीर के बीच में से निकल सके। तो होता क्या है जनरली, यहाँ पे बड़ी सारी गैसेस का एक क्या रहता है, सेट रहता है। ये जो गैसेस हैं ये क्या करता है, स्टार्ट में आपकी गैसेस को नीचे की तरफ ये क्या करता है, रिलीज़ करता है, नंबर ऑफ गैसेस को नीचे की तरफ रिलीज़ करता है। तो अब ये क्या हो रहा है, नीचे की तरफ रिलीज़ करना एक्शन हो रहा है। क्लियर। तो जैसे ही ये इसको नीचे की तरफ गैसेस को करेगा, गैसेस नीचे जाके जब टकराने के बाद आपको पता है एक्शन के बाद क्या होना है, एक्शन के बाद क्या होना है, रिएक्शन। तो इस ये जो रिएक्शन, जिस रिएक्शन से वापस आपकी गैसेस आती हैं जिस फोर्स से, उस फोर्स से क्या होता है, रॉकेट आपका उड़ जाता है। क्लियर। तो जितनी काफ़ी फोर्स के साथ गैसेस नीचे की तरफ जाती हैं उतनी ही फोर्स से वापस आती हैं। अकॉर्डिंग टू थर्ड लॉ ऑफ मोशन जो आपका क्या कहता है, एवरी एक्शन हैज़ इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। तो इक्वल रिएक्शन होगा और अपोजिट डायरेक्शन में होगा। गैसेस नीचे की तरफ गई थी, रॉकेट ऊपर की तरफ जाएगा। आई होप ये क्लियर हो गया होगा, सिंपल सी ये चीज़ है। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, डायोप्टर इज द यूनिट ऑफ। सो स्टूडेंट्स, यू माइट हैव नोटेड दैट आउट ऑफ 6 क्वेश्चंस 3 were asked from the units. So units are most important regarding your general science,
फिजिक्स पार्ट। क्लियर? सो डायोप्टर इज द यूनिट ऑफ, स्टूडेंट्स आप लोगों ने रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन ये दोनों कॉन्सेप्ट पढ़े होंगे। तो इसी में एक चीज़ आती थी आपकी, रिफ्रैक्शन इज डन बाय लेंस, और लेंस की जो मैग्नीफाइंग कैपेसिटी होती है उसको मेज़र करने की जो यूनिट है दैट इज़ उसकी क्या होती है, वो पावर। पावर ऑफ ए लेंस जो होती है वो होती क्या है, बेसिकली उसकी एबिलिटी लाइट को कन्वर्ज या फिर डाइवर्ज करने की जो उसकी एबिलिटी है उसको बोलते हैं हम लोग पावर ऑफ लेंस। और उसकी के ऐसा यूनिट क्या होते हैं आपके, सॉरी यूनिट्स होते हैं डाईऑप्टर। तो इसका राइट आंसर क्या रहेगा, पावर ऑफ लेंस। तो डाईऑप्टर किसके यूनिट होते हैं, पावर ऑफ लेंस। छोटा सा इसको मैं आपको समझा देता हूँ। अगर आपको पावर ऑफ लेंस निकालनी है तो आप लोग कैसे निकाल सकते हो, यूजिंग इट्स फोकल लेंथ। क्लियर? अगर आपकी जो फोकल लेंथ है वो मीटर में दी गई है तो आप लोग उसकी पावर कैसे निकालते हो, 1/f। एफ को आप रखते हो डिनोमिनेटर में, और अगर ये मीटर में दी हुई है। क्लियर? अगर सेंटीमीटर में है तो आप करते हो 100/f, और अगर ये किस में दी हो, सेंटीमीटर में। क्लियर? तो ये आपकी जो नेट निकल के आती है इसके ऐसा यूनिट बनते हैं डायोप्टर, डिनोट करते हैं हम लोग इसको कैपिटल डी से। क्लियर? तो ये फोकल लेंथ और डायोप्टर का आपस में क्या रिलेशन होता है ये मैंने बता दिया, P इज पावर ऑफ लेंस। तो आपने याद ये रखना है दैट डायोप्टर इज द यूनिट ऑफ पावर ऑफ अ लेंस। और पावर ऑफ अ लेंस होती क्या है, द एबिलिटी ऑफ लेंस टू कन्वर्ज और डाइवर्ज, कि वो लाइट को कितना कन्वर्ज मतलब इकट्ठा कर सकती है और कितना उसको बिखेर सकती है, उसी कैपेसिटी को हम लोग कहते हैं उसकी पावर। क्लियर? मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन इज सेइंग व्हेन मिल्क इज चर्न्ड द क्रीम सेपरेट्स फ्रॉम इट ड्यू टू। तो आपने बताना है कि जब देखा होगा आपने मिल्क की चर्निंग करते हैं आप लोग। क्लियर? इस तरह से आप कोई पॉट लिया हुआ है, ऊपर से आप लोग वो डालते हो, उसकी मशीन सी होती है, या फिर पहले वो होती थी जिसको आप हाथ से घुमाते थे इस तरह से राउंड एंड राउंड। तो उससे होता क्या था, उसमें से मक्खन निकलता था, बाहर निकल के आ जाता था। क्लियर? तो अब ये जो मक्खन बाहर निकलता है, ये जो क्रीम बाहर उसमें से निकलती है, ये किसकी वजह से निकलती है। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे मैं दो चीज़ें आपके साथ डिस्कस करूँगा। जब आपका सर्कुलर मोशन होता है, कोई चीज़ सर्कुलरली मूव करती है, तो वहाँ पे दो फोर्सेस आपकी एक्ट करती हैं। फर्स्ट वन इज सेंट्रीपिटल फोर्स एंड सेकेंड इज सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। तो स्टूडेंट्स सेंट्री वर्ड यहाँ पे यही डिस्कस कर रहा है कि सर्कुलर मोशन की बात होगी। पिटल का मतलब होगा यहाँ पे आपका इनवर्ड। क्या मतलब होगा, इनवर्ड। ये जो आपकी फोर्स लगेगी ये किस डायरेक्शन में लगेगी, इनवर्ड डायरेक्शन में। और ये जो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स होती है ये लगेगी आपकी आउटवर्ड डायरेक्शन में। क्लियर? तो सर्कुलर मोशन इस तरह से अगर कोई बॉडी यहाँ मूव कर रही है, एक ऐसी फोर्स होगी जो इसको इनवर्ड खींच रही होगी टूवर्ड्स द सेंटर ऑफ द सर्कल, और एट द सेम टाइम एक फोर्स बाहर की तरफ लग रही होगी जो इसको सेंटर ऑफ द सर्कल से बाहर की तरफ फेंक रही होगी। क्लियर? तो अब यहाँ पे सोचो आप लोग कि मिल्क में से बाहर आ रहा है क्रीम, मिल्क में से क्रीम बाहर आ रही है, तो वो किसकी वजह से होगा, बाहर लगने वाली फोर्स को क्या बोलते हैं, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा आपका, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। क्लियर? तो ये एक अच्छा कॉन्सेप्ट है, डे टू डे लाइफ का कॉन्सेप्ट है, और जर्नल साइंस के क्वेश्चन जो है वो डे टू डे लाइफ से ही उठाए जाते हैं। आप लोग ये आने वाले जब आपका एग्जाम होगा तो आप लोग ये चीज़ वहाँ फील करोगे। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, द वेलोसिटी ऑफ साउंड इन एयर इज। तो ये पूछा है एयर या फिर वैक्यूम में कह लो आप लोग, वेलोसिटी ऑफ साउंड। तो ये जो वैल्यू है स्टूडेंट्स, ये कई बुक्स में 330 दी हुई है, 331 दी हुई है और 332 दी हुई है। तो ऑप्शन जब भी आपको वो देगा इन तीनों में से कोई एक देगा, वही आपका राइट आंसर होगा। एंड यूनिट्स का ध्यान रखना है, ये मीटर पर सेकंड में ही होती है। क्लियर? तो इनमें से आपका राइट आंसर क्या होगा, 332 मीटर पर सेकंड। एसएससी, आर्मी, जीडी के ये जो पेपर्स होते हैं इसमें तो ये क्वेश्चन पैट होता है। जेकेएसएसबी में भी ये क्वेश्चन काफ़ी बार रिपीट हो चुका है। सो आप लोगों से फिर मेरी रिक्वेस्ट है इन क्वेश्चंस की या तो आप लोग पीडीएफ डाउनलोड करके उसको प्रिंट करके अपने पास रख लें, नहीं तो पेन नोटबुक के साथ ईजी है, कोई ज़्यादा लेंथ लिखने वाली होती नहीं है। इनको आप लोग क्या करिए, अपनी नोटबुक पे नोट डाउन कर लीजिए और इसको बार बार रिवाइज करते रहिए। क्लियर? मूविंग टू द क्वेश्चन नंबर 9 एंड इट इज सेइंग 1 किलोवाट आवर इज इक्वल टू हाउ मैनी जूल्स। सो स्टूडेंट्स इसके ऑप्शंस मैंने नहीं रखे हैं,
ये मैं एक कॉन्सेप्ट आपको यहाँ पे सिखाना चाहता था, इसलिए मैंने ये यहाँ पे रखा हुआ है। तो बड़े ध्यान से आप लोगों ने समझना है। जूल्स में हमने इसको क्या करना है, कन्वर्ट करना है 1 किलोवाट आवर को। क्लियर? तो देखो कैसे कन्वर्ट करते हैं, इसकी कन्वर्जन कैसे होती है। 1 किलोवाट है और साथ में क्या लगा है, आवर्स। तो स्टूडेंट्स ये सबसे पहली बात यहाँ पे समझने वाली ये है कि ये यूनिट हैं किसके। इंपॉर्टेंट चीज़ है, कई बच्चे कंफ्यूज कर जाते हैं। वाट को देख के कोई सोचता है ये पावर के यूनिट होंगे, कोई आवर्स को देख के सोचता है ये टाइम के यूनिट होंगे। तो ऐसा बिल्कुल नहीं है, ये आपके एसआई यूनिट्स होते हैं। ये किसके यूनिट होते हैं, आपके एनर्जी के। क्लियर? तो एनर्जी के यूनिट्स जूल भी होते हैं। ये आपका कमर्शियल यूनिट है, जो आपके घरों में इलेक्ट्रिसिटी बिल्स आते हैं वो इसी में आते हैं। बोलते हैं ना इतने यूनिट बिल लाइट आपने कंजप्ट करी हुई है या कंजम्पशन उसकी हुई है, यही वो यूनिट्स हैं। तो कन्वर्जन देखते हैं। 1 किलो में आपको पता है कितना रहता है, 1000। क्लियर? वाट है, सो स्टूडेंट्स वाट को वाट में ही रखते हैं अभी। क्लियर? और आवर्स, 1 आवर में कितने सेकंड्स होंगे आपके, कितने सेकंड्स होंगे, 3600। क्लियर? तो कैलकुलेट करेंगे इसको तो ये आपका आएगा 36 के साथ 5 zeros, और जब इसको आप इस तरह से डेसिमल में लिखोगे तो ये लिखा जाएगा 3.6 × 10⁶ जूल। क्लियर? तो वाट सेकंड आपके किसके बराबर होता है, जूल के बराबर। तो हम लोग यहाँ से एक कंक्लूजन निकालेंगे कि 1 किलोवाट आवर इज इक्वल टू 3.6 × 10⁶ जूल। ये क्वेश्चन जो है ना, ये 200% पेट क्वेश्चन है, ये बार बार रिपीट होता है। इसलिए मैंने बिना ऑप्शन के आपको ये क्वेश्चन करवाया ताकि ये वैल्यू आप लोग याद रखें। 2-3 बार इसको लिख के रिवाइज कर लेना। 1 किलोवाट आवर इज इक्वल टू 3.6 × 10⁶ जूल। और ये यूनिट किसके होते हैं, दीज आर द यूनिट्स ऑफ इलेक्ट्रिक एनर्जी। क्लियर? मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 10 इज सेइंग द कॉइल इन अ हीटर इज मेड अप ऑफ। सो स्टूडेंट्स हीटर की जो कॉइल है वो आपने फील किया होगा। जनरली क्या होता है, जब कोई चीज़ आप हाई लेवल पे उसका टेम्परेचर जब वो गर्म हो जाती है तो वो ब्रेक हो जाती है। बट हीटर की कॉइल्स के साथ ऐसा बड़ा रेयरली होता है, जब वो कॉइल्स क्या हो जाएं, सड़ जाएं, ऐसा रेयर होता है। तो ऐसी एक सब्सटेंस होती है जो आपकी वर्क करती है इस चीज़ के ऊपर, उसको हम लोग बोलते हैं हीटिंग इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। कि इलेक्ट्रिक करंट के जो हीट होने के इफ़ेक्ट्स हैं उसी में से ये टॉपिक उठाया गया है। तो ये जो चीज़ होती है आपकी, ये जो मेटल या जो सब्सटेंस होती है, ये आपकी होती है नाइक्रोम। क्लियर? तो वो नाइक्रोम की कॉइल होती है। कॉइलिंग आपने देखी होगी, हीटर की जो कॉइलिंग होती है। क्लियर? तो जो आपका आयरन जो आप लोग घरों में यूज़ करते हो प्रेस वगैरह करने के लिए, उसके ऊपर भी जो लेयर चढ़ी होती है, जो हीट होती है जिससे आपके कपड़े आयरन होते हैं, दैट इज़ आल्सो मेड अप ऑफ नाइक्रोम। क्लियर? तो याद रखना इंपॉर्टेंट चीज़ है। फिर कह रहा हूँ डे टू डे लाइफ से कंसर्न्ड है तो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, पेपर में आ सकता है। क्लियर? मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11, हु गेव द थ्योरी ऑफ ग्रेविटी। सो स्टूडेंट्स यह कॉन्सेप्ट आप सबने सुना हुआ है कि एक बार वो बैठे हुए थे साइंटिस्ट, तो सेब गिरा ऊपर से, है ना। तो सेब गिरा तो उन्होंने ये सोचा कि यार ये सेब गिरा पेड़ से तो छूट गया, चलो मान लिया, तो ये नीचे की तरफ ही क्यों आया, ऊपर की तरफ क्यों नहीं गया। तो वहीं से उन्होंने एक चीज़ आपकी निकाली थी, दैट वाज ग्रेविटी। और ग्रेविटी वो थे कौन, खुद न्यूटन साहब थे। तो उनका नाम पूरा क्या था, इसाक न्यूटन। क्लियर? तो इसाक न्यूटन ने दिए थी थ्योरी ऑफ ग्रेविटी। क्लियर? तो इसमें ये उन्होंने बताया था कि एक ग्रेविटेशनल फोर्स है जो आपको क्या करती है, टूवर्ड्स द सेंटर ऑफ द अर्थ आपको क्या करती है, हमेशा अट्रैक्ट करके रखती है। और उसी चीज़ की एक्सेलेरेशन को उन्होंने बोल दिया था एक्सेलेरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, और उसकी कांस्टेंट वैल्यू उन्होंने वहीं पे निकाल के आपको दे दी थी 9.8 मीटर सेकेंड माइनस 2। क्लियर? तो ये आने वाली क्लासेस में हम लोग डिस्कस करेंगे डिटेल में। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्यूरी इज़ द यूनिट ऑफ। सो स्टूडेंट्स आपको याद होगा ये क्वेश्चन हम लोगों ने केमिस्ट्री में डिस्कस किया था, लेकिन उसमें क्वेश्चन कुछ और तरह का था। तो वहाँ पे क्वेश्चन ये था कि मैडम क्यूरी ने जो है इसमें से क्या डिस्कवर करा हुआ है। क्लियर? तो उन्हीं के नाम पे यूनिट ये दिए गए हैं। क्यूरी इज़ द यूनिट ऑफ, तो क्यूरी इज़ द यूनिट ऑफ रेडियो एक्टिविटी, एंड रेडियो एक्टिविटी वाज डिस्कवर्ड बाय मैडम क्यूरी। तो देखो ये चीज़ें कैसे लिंक हो रही हैं। क्लियर? तो अब आपको ये चीज़ें याद होना स्टार्ट हो गई होंगी। तो जिन बच्चों ने केमिस्ट्री के 2 पार्ट हमने ऑलरेडी अपलोड कर दिए हुए हैं, नहीं देखे हैं, वो आप लोग जाके देख लीजिए। एंड थैंक्स मैं आपको बोलना चाहूँगा इतने अच्छे रिस्पांस के लिए।
सो मूविंग ऑन, क्वेश्चन नंबर 13, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फ्रॉम एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू। रिलेटिव ह्यूमिडिटी इज मेजर्ड बाय, तो ये आपके कुछ डिवाइसेस हैं, क्लियर। इसमें से आपने बताना है रिलेटिव ह्यूमिडिटी। तो ह्यूमिडिटी का मतलब होता है जो मॉइस्चर कंटेंट है आपका, मॉइस्चर कंटेंट है किसके अंदर, आपके एटमॉस्फेयर के अंदर। एटमॉस्फेयर के अंदर जैसे मान लो जिसको आप लोग नमी बोलते हो, हवा के अंदर जो नमी होती है उसको बोलते हैं आपका ह्यूमिडिटी। तो ये मेज़र करने का एक डिवाइस रखा गया है, दैट इज़ हाइग्रोमीटर। याद रखना, हाइड्रो से बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। हाइड्रो का मतलब वाटर होता है, बट ये वाटर कौन सा है जो किसमें से, हवा में से आपकी नमी को पहचानता है, उसको मेज़र करता है। तो इसका आंसर क्या रहता है आपका हाइग्रोमीटर। बच्चे कंफ्यूज होते हैं, बच्चे यहाँ पे कंफ्यूज होते हैं, तो आप लोगों ने क्या करना है, यहाँ पे ध्यान रखना है। क्लियर। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, एंड क्वेश्चन इज सेइंग द एसआई यूनिट ऑफ मैकेनिकल पावर इज। सो स्टूडेंट्स, फिर एसआई यूनिट की बात आ गई, बार बार यूनिट्स आ रहे हैं, इंपॉर्टेंट होते हैं। अगर टाइम मिलेगा तो मैं एनसीईआरटी बुक्स के बेसिस पे आपको चैप्टर बाय चैप्टर चीज़ें डिस्कस कर दूंगा। सो बट तब तक आप लोग इन क्वेश्चंस को रिवाइज करते रहिए, यही पेपर में आपको आने वाले हैं। सो स्टूडेंट्स, मैकेनिकल पावर की अगर हम लोग बात करें तो पावर जो होती है वो कैलकुलेट होती है वर्क डन पर यूनिट टाइम। क्लियर, वर्क डन पर यूनिट टाइम। तो इस वर्क के आपको यूनिट पता है क्या होते हैं, जूल, और टाइम के क्या होते हैं, सेकेंड्स। क्लियर। तो इस चीज़ को हम लोगों ने एक सेपरेट नाम दे दिया है, दैट इज़ वाट। तो आपके जो मैकेनिकल पावर के यूनिट्स होते हैं, SI यूनिट, दैट आर वाट। क्लियर। आई होप ये चीज़ क्लियर हो गई होगी। पावर को रेट ऑफ डूइंग वर्क भी बोलते हैं, ये इसकी डेफिनेशन होती है। वर्क पर यूनिट टाइम के हिसाब से हम लोग चलते हैं, वाट इसके SI यूनिट होते हैं। क्लियर। क्वेश्चन नंबर 15, द यूनिट ऑफ वर्क इज। तो यहाँ पे एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, वर्क के यूनिट्स उसने पूछे हुए हैं। तो यहाँ पे मैं दो चीज़ें आपसे डिस्कस करूँगा। आप लोगों ने एनर्जी सुना हुआ है, एनर्जी किस में मेज़र होती है आपकी, जूल में। और एक स्टेटमेंट आप लोगों ने पक्का सुनी होगी, वर्क इज़ अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। तो अगर वर्क एक एनर्जी की फॉर्म है, सो अगर इसके यूनिट जूल हैं तो वर्क को भी किस में मेज़र किया जाएगा, जूल्स में। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा, जूल। सो स्टूडेंट्स, इस तरह की स्टेटमेंट बताने का आपको ये पीछे मोटिव होता है ताकि आप चीज़ों को लिंक कर सकें और उनको याद रखने में आपको आसानी हो जाए। क्लियर। सो मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16, 1 किलोग्राम इज इक्वल टू हाउ मैनी न्यूटन्स आपने बताना है। सो स्टूडेंट्स, यहाँ पे एक बड़ा अच्छा कॉन्सेप्ट आता है, बच्चों को ये बड़ी कन्फ्यूज़न होती है। ये आपका पर्सनैलिटी डेवलपमेंट के लिए भी चीज़ आपको पता होनी चाहिए, और पॉइंट एग्जामिनेशन के लिए तो पता होनी ही चाहिए। देयर इज़ अ लॉट ऑफ डिफरेंस बिटवीन मास एंड वेट। तो अभी मैं आपको वो चीज़ क्लियर कर दूंगा, इसके बाद आपको कोई भी कन्फ्यूज़न नहीं रहेगी। स्टूडेंट्स, मास जो होता है ना, मास इज़ द एक्चुअल क्वांटिटी कंटेंट बाय अ बॉडी। किसी भी बॉडी में कितना एक्चुअल उसमें कंटेंट है, कितनी क्वांटिटी है, उसी को हम लोग बोलते हैं मास। क्लियर। तो जो आप लोग मेज़र करके आते हो, जैसे किसी का होता है 65 kgs, किसी का 70 kgs, तो हम लोग बोलते हैं उसको वेट है। टेक्निकली वी आर फॉल्स इन इट, हम लोग उसको गलत बोलते हैं। ये जो 65 kgs होता है, ये आपका क्या होता है, मास होता है। यस स्टूडेंट्स, मास जो होता है, ये जो kgs में आप मेज़र करते हो, वो साइंस की लैंग्वेज में, फिजिक्स की लैंग्वेज में उसको बोला जाता है मास। क्लियर। और वेट का जो कॉन्सेप्ट है, ये आपका रिलेट करता है किससे, ग्रेविटेशन से। जब मैंने ग्रेविटेशन की बात की थी तो मैंने ये कहा था कि ग्रेविटेशनल फोर्स एक ऐसी फोर्स है, या फिर बोलेंगे एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एक ऐसी चीज़ है जिससे क्या होता है, हम लोग हर एक जो सरफेस ऑफ अर्थ के ऊपर बॉडी है वो अट्रैक्ट होती है टूवर्ड्स द सेंटर ऑफ द अर्थ। सेंटर ऑफ द अर्थ की तरफ हमें कोई चीज़ खींच रही है, कोई फोर्स खींच रही है, और हम कितनी फोर्स के साथ उसकी तरफ खींचे जा रहे हैं, उसी फोर्स को हमने नाम दिया है साइंस की भाषा में वेट का। क्लियर। किसका, वेट का। तो वेट क्या है, वेट इज अ टाइप ऑफ फोर्स विद विच वी आर अट्रैक्टेड टूवर्ड्स द सेंटर ऑफ द अर्थ। आप खुद सोचो, आप कितना भी लंबा जंप लगा लो, आप वापस क्या होते हो, सरफेस ऑफ द अर्थ की तरफ आ जाते हो। इसका मतलब ये है कि कोई ऐसी फोर्स है जो आपको कंपेल कर रही है, नीचे की तरफ खींच रही है। क्लियर। तो
इस चीज़ का आप लोग एक डिफरेंस समझ सकते हो कि अर्थ के ऊपर इसकी वैल्यू 9.8 मीटर सेकेंड -2 है, ये आपको पता है। मून के ऊपर जो लोग जाते हैं उनको वहाँ पे होता क्या है, ग्रेविटी, ये जो एक्सेलेरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू है ये क्या है 1/6 है एज कम्पेयर टू सरफेस ऑफ द अर्थ, मतलब वहाँ पे कम है। तो यहाँ पे अगर आप जितनी फोर्स से आप मान लो एक आपने जंप लगाया, आप 2 फुट की हाइट पे गए, उतनी ही फोर्स से मून के ऊपर जाओगे तो आप 6 2 12 फीट ऊपर जाओगे। क्लियर? तो इस तरह की कंडीशंस होती हैं। तो वेट इज़ अ फॉर्म ऑफ फोर्स, और वेट वो फोर्स है जिसके साथ हमें अट्रैक्ट कर रही है, वी आर अट्रैक्टेड टूवर्ड्स द सेंटर ऑफ द अर्थ। क्लियर? तो मास जो आप मेजर करते हो दैट इज मास एंड मेजर्ड इन केजी, और जो वेट है इट्स अ टाइप ऑफ फोर्स। तो फोर्स के एसआई यूनिट क्या होते हैं, न्यूटन। तो अब आपको यहाँ से क्लियर ये करना है कि मास के जो एसआई यूनिट हैं दैट आर केजी, और वेट के यूनिट क्या हैं, न्यूटन, डिनोटेड बाय कैपिटल एन। क्लियर? और रिलेशन क्या होता है मास और वेट का, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये चीज़ अभी आपको मैं क्लियर कर देता हूँ। जो रिलेशन होता है आपका, ये इंपॉर्टेंट चीज़ है बड़ी, रिलेशन बिटवीन मास एंड वेट। स्टूडेंट्स चीज़ें आज बड़ी डिटेल में जा रही हैं, तो आपने पेन नोटबुक के साथ ही इस चीज़ को देखना है और इनको नोट करते जाना है, इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। मास और वेट का जो रिलेशन है वो है मास इज इक्वल टू, आप लोगों ने अगर किसी चीज़ का वेट कैलकुलेट करना हो तो कैसे करेंगे, मास मल्टीप्लाई क्या करते हैं, यहाँ पे लगाते हैं हम लोग जी, और ये जी क्या है, एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वजह से जो एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होती है, कांस्टेंट वैल्यू उसकी होती है 9.8। अब मैंने बता दिया वेट इज़ अ टाइप ऑफ फोर्स, एफ इज इक्वल टू एम इंटू ये। तो ये रिलेशन आता कहाँ से है, न्यूटन का सेकेंड लॉ आपको पता है, एफ इज इक्वल टू एम ए आता है वहाँ से, ए एक्सेलरेशन। इस केस में एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी होती है, मास का मास, और फोर्स का क्या बन जाता है, वेट। क्लियर? क्योंकि वेट इज़ अ फॉर्म ऑफ फोर्स, तो वेट का जो आपका फार्मूला बन जाता है मास इनटू एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। अब पूछा उसने ये है कि 1 किलोग्राम में कितने आपके न्यूटन्स होते हैं, तो ये आपको डायरेक्ट पता है कितने न्यूटन होंगे, 9.8 न्यूटन। क्लियर? मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17, हु गेव द थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी। सो स्टूडेंट्स बहुत बड़ी इन्वेंशन थी ये फिजिक्स की, अगर आप लोग फिजिक्स के वर्ल्ड में बात करें, जहाँ पे आपको ये रिलेशन दिया गया था E इज इक्वल टू एम सी स्क्वेयर, वेयर सी क्या था आपका, स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम। क्लियर? तो ये किसने दी थी, दिस थ्योरी वाज गिवन बाय आइंस्टाइन, साइंटिस्ट आइंस्टाइन, इन्होंने ये थ्योरी दी थी। इसको ये इस तरह से भी बोला जाता है आइंस्टाइन्स थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी। रिलेशन था कि आपका E इज इक्वल टू एम सी स्क्वेयर। क्लियर? वेयर अ रिलेशन बिटवीन एनर्जी एंड स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम वाज गिवन फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम, और ये बहुत बड़ी इन्वेंशन मानी गई है फिजिक्स के अंदर, तो इम्पॉर्टेंट है, पेपर में आ सकती है। क्वेश्चन नंबर 18 इज सेइंग हु डिस्कवर्ड द लॉ ऑफ फ्लोटिंग। तो लॉ ऑफ फ्लोटिंग की हम लोगों ने पहले बात कर ली थी, होता क्या है ये, वो थोड़ा सा मैं आपके साथ डिस्कस कर लेता हूँ। एंड इट वाज गिवन बाय आर्किमिड्स, साइंटिस्ट आर्किमिड्स थे। आर्किमिड्स लॉ ऑफ फ्लोटिंग भी इसको बोला जाता है। ये लॉ ये है कि वो क्या होगा, मान लो ये वाटर है, इसके नीचे नीचे कोई चीज़ लिक्विड है। क्लियर? लिक्विड है। अब आपने ऊपर से मान लो कोई ऑब्जेक्ट जो है वो थ्रो किया, ठीक है, उसमें 3 ही केसेस बनेंगे, या तो ये क्या कर जाएगा, फ्लोट कर जाएगा, या तो ये क्या कर जाएगा, सिंक कर जाएगा, डूब जाएगा, या फिर क्या होगा, ये इसके सरफेस के ऊपर फ्लोट करेगा, बट कुछ हिस्सा जो होगा इसका पानी के अंदर होगा और कुछ हिस्सा पानी के बाहर होगा। ये भी एक केस होता है, जैसे आप आइस डालते हो, वाटर के अंदर डालते हो, तो आइस का कुछ हिस्सा पानी के अंदर होता है, कुछ हिस्सा बाहर होता है। क्लियर? पानी पे आपने थर्मोकोल फेंक दी तो थर्मोकोल पूरी की पूरी बाहर रहती है। पत्थर को आपने पानी के अंदर फेंका तो पत्थर क्या होता है, डूब जाता है। अब ये डूबेगा, ये फ्लोट करेगा, ये डूबेगा या आधा डूबेगा, ये किस पे डिपेंड करता है, ये इसकी जो डेफिनेशन है, इसके जो केसेस हैं वो किसने बताए थे, आर्किमिड्स ने। आर्किमिड्स लॉ ऑफ फ्लोटिंग इसको कहते हैं। तो ये थोड़ा सा और डिस्कस कर लेते हैं डिटेल में, टेक्निकल टर्म है, थोड़ा ध्यान से समझना। जो अब मान लो आपने जो चीज़ आपने ऊपर से ऑब्जेक्ट फेंका, क्लियर, उसका जो क्या होगा, वॉल्यूम होगा। क्लियर? उसका जो वॉल्यूम है उतना ही जो लिक्विड के वॉल्यूम को वो क्या करेगा, डिस्प्लेस करेगा। क्या करेगा, डिस्प्लेस करेगा। क्लियर?
तो इस तरह से होता है आपका आर्किमिड्स लॉ ऑफ फ्लोटिंग। अभी नहीं समझ आएगा आपको, तो नेक्स्ट आने वाली जब मैंने एक स्पेशल क्लास रखूँगा उसमें हम लोग कुछ डिस्कस करेंगे इंपॉर्टेंट टर्म्स, तो उसमें हम लोग इसको देख लेंगे। मूविंग टू द क्वेश्चन नंबर 19, क्वेश्चन इज सेइंग व्हाट इज द एसआई यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस। सो स्टूडेंट्स, इलेक्ट्रिसिटी का जो चैप्टर है फिजिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से वेरी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि डे टू डे लाइफ में यूज़ होता है। तो एसआई यूनिट क्या होते हैं आपके इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस के, ये होते हैं आपके ओम, और इसका जो सिंबल है डिनोट करने का वो कुछ इस तरह से है। क्लियर। तो रेजिस्टेंस होती क्या है, देखो इलेक्ट्रिक करंट है, किसी मटेरियल में से इसने पास करना है, तो इसको वहाँ पे कितनी अपोज किया जाएगा करंट को, उसकी कैपेबिलिटी को बोलते हैं हम लोग इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस। क्लियर। रेजिस्टेंस में देखो रेजिस्ट वर्ड है, रेजिस्ट वर्ड का मतलब होता है रोकना, रोकता किसको है, ये करंट को। ठीक है। तो किसी कंडक्टर की कैपेसिटी टू रेजिस्ट द करंट इज नोन एज इट्स रेजिस्टेंस, और एसआई यूनिट मैंने बता दिया आपको इलेक्ट्रिक ओम, इसके एसआई यूनिट होते हैं। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज एसआई यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज इज, फिर यूनिट का क्वेश्चन आ गया। सो स्टूडेंट्स, ये जो एसआई यूनिट्स है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, करने ही करने हैं। इलेक्ट्रिक चार्ज के जो एसआई यूनिट होते हैं, एक होते हैं आपके कूलम। तो कूलम लॉ भी इन्होंने दिया था एक आपका, जिसमें आपकी जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन और रिपल्शन बिटवीन टू चार्जेस इज इक्वल टू एफ इक्वल टू Q1 Q2 अपॉन, यहाँ पे एक आपका कांस्टेंट आता था K, Q1 Q2 अपॉन R का स्क्वायर। R वाज द डिस्टेंस बिटवीन टू चार्जेस, और K यहाँ पे एक कांस्टेंट होता था। क्लियर। इसकी भी कुछ वैल्यू होती है, तो आपने याद ये रखना है एसआई यूनिट जो है इलेक्ट्रिक चार्ज के वो क्या है, कूलम। क्लियर। डिस्कस करने जाएंगे तो ये बड़े ज़्यादा टाइम ले लेगा, इतना डीप में आपको पेपर में नहीं आएगा, बट फिर भी जब एनसीईआरटी की क्लासेस में आपको कराऊंगा तो उसमें हम लोग ये सारी चीज़ें डिस्कस कर लेंगे। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 21, किलोवाट आवर इज़ द यूनिट ऑफ। सो स्टूडेंट्स, ये मैंने कॉन्सेप्ट आपको क्वेश्चन नंबर 9 में पढ़ा दिया था, आप लोग खुद इसका आंसर मेरे को कमेंट बॉक्स में लिख के बताओगे। क्लियर। और अच्छा लगता है जब आप लोग कमेंट बॉक्स में आंसर्स लिखते हो, अपनी क्वेरीज को डिस्कस करते हो। सो स्टूडेंट्स, इसका आंसर जो है आपने कमेंट बॉक्स में मेरे साथ डिस्कस करना है। क्वेश्चन नंबर 22, द इलेक्ट्रिक अप्लायंसेस इन द हाउसेस आर कनेक्ट विद ईच अदर इन। सो स्टूडेंट्स, अरेंजमेंट की अगर हम लोग बात करें तो दो तरह के अरेंजमेंट पॉसिबल हैं इलेक्ट्रिक अप्लायंसेस के आपस में। फर्स्ट वन इज़ सीरीज़ और सेकंड इज़ पैरेलल। तो थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं सीरीज़ और पैरेलल में होता क्या क्या है इन कॉम्बिनेशंस में। आप ये याद रखिए कि सीरीज़ में क्या होता है, सारे के सारे अप्लायंसेस सेम वायर के साथ आप लोगों ने कनेक्ट करे होते हैं। क्लियर। मान लो यहाँ पे आपकी एलईडी है, यहाँ के पे आपका फ्रिज है, यहाँ पे आपकी फ्रिज है, यहाँ आपका हीटर है। क्लियर। और पैरेलल में क्या होता है, अलग अलग कनेक्शंस आपने जोड़े होते हैं। क्लियर। हर एक को अलग से, जैसे आप लोगों ने घर में देखा होगा एक कॉमन स्विच बोर्ड होता है, वहाँ से सबको कनेक्शन दिए होते हैं, तो वो दैट कम्स अंडर द कैटेगरी ऑफ पैरेलल कॉम्बिनेशन। तो घरों में जो हम लोग यूज़ करते हैं पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ यूज़ करते हैं इलेक्ट्रिक अप्लायंसेस का। क्यों? क्योंकि देखो सीरीज़ की डिसएडवांटेज हमें ये होती है, मान लो ये आपका जो पॉइंट है ये ख़राब हो गया तो ये आगे वाला पूरा का पूरा सर्किट आपका क्या हो जाएगा, बंद हो जाएगा। क्लियर। आई होप ये क्लियर हो गया होगा। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 23, द डिवाइस यूज्ड फॉर मेजरिंग इलेक्ट्रिक करंट। सो स्टूडेंट्स, डिवाइसेस किससे क्या चीज़ मेज़र होती है, इंपॉर्टेंट चीज़ है, पेपर में पूछी जाती है। तो ये इसकी एक लिस्ट मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा वेरी सून, तो आप लोगों ने वहाँ से डिस्कस कर लेनी है चीज़ें, उनको लर्न कर लेना है। तो इलेक्ट्रिक करंट की अगर हम लोग बात करें, इसको मेज़र करने के आपके दो डिवाइसेस हैं। फर्स्ट वन इज़ गैल्वेनोमीटर, सेकेंड इज़ एमीटर। तो अब क्वेश्चन ये राइज होता है कि दो डिवाइसेस क्यों, तो दो डिवाइस इसलिए क्योंकि ये जो एमीटर है ये आपका लार्ज करंट्स को मेजर करता है, बड़े बड़े करंट्स को मेजर करता है। क्लियर। और करंट जो है वो माइक्रोज में, मिली में भी होता है, उस छोटे छोटे करंट को कौन मेजर करता है, आपका गैल्वेनोमीटर मेजर करता है। तो दीज बोथ डिवाइसेस आर यूज्ड फॉर मेजरिंग इलेक्ट्रिक करंट इन एन इलेक्ट्रिक सर्किट। क्लियर। यहाँ पे और क्या है आपका, वोल्ट मीटर है। तो वोल्ट मीटर जो आपका होता है, दिस इज यूज्ड फॉर मेजरिंग पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस टू एंड्स ऑफ द कंडक्टर। किसी कंडक्टर के दोनों एंड के बीच में कितना आपका पोटेंशियल डिफरेंस है उसको मेजर कौन करता है, आपका वोल्ट मीटर। क्लियर। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 24। तो ये जो आपके इस तरह के क्वेश्चन है, 5-7 क्वेश्चन ये बनते हैं, इंपॉर्टेंट है, पेपर में आता है इसमें से क्वेश्चन एक आधा, तो यहाँ से देख लेते हैं। एन इलेक्ट्रिक जनरेटर कन्वर्ट्स।
सो स्टूडेंट्स, आपने लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी के बारे में सुना होगा। वो लॉ था क्या? वो ये लॉ कहता है कि एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड बट कैन बी कन्वर्टेड फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर, कि जो एनर्जी है उसको ना तो हम लोग बना सकते हैं ना उसको डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, बट हाँ एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं। क्लियर? तो समझते हैं इलेक्ट्रिक जनरेटर की हम लोग बात करेंगे। क्या करता है जनरेटर? आप क्या करते हो? जनरेटर में डीजल डालते हो, उसको क्या करते हो? रिवॉल्व करते हो, घूमता है उसका वो, एक बार आप स्टार्ट करते हो फिर वो डीजल की हेल्प से घूमता स्टार्ट कर देता है। अब ये जो घूमने की प्रोसेस हो रही है, ये कौन सी एनर्जी आपकी होती है? मैकेनिकल एनर्जी होती है, मैकेनिकल एनर्जी। और अब जनरेटर देता क्या है आपको? इलेक्ट्रिसिटी देता है, तो मतलब कौन सी एनर्जी दे रहा है? इलेक्ट्रिक एनर्जी। तो वर्किंग क्या होगी इसकी? इलेक्ट्रिक जनरेटर क्या करता है आपको? मैकेनिकल एनर्जी को किस में कन्वर्ट करके देता है आपको? इलेक्ट्रिक एनर्जी में। तो राइट आंसर क्या होगा इसका? ऑप्शन नंबर सी। क्लियर? इसी तरह से अगर आप मोटर की बात करोगे, इलेक्ट्रिक मोटर जो होती है घरों में लगाई होती है, वो करती क्या है? वो इलेक्ट्रिसिटी लेती है, आप लोग इलेक्ट्रिसिटी से उसको चलाते हो, और करती क्या है? वो आपको पानी खींच के देती है, पानी की स्पीड को बढ़ा देता है, उसको सक करता है, खींचता है। तो अब खींचने वाली प्रोसेस, जैसे यहाँ घूमने वाली थी एनर्जी थी मैकेनिकल, तो अब वो खींचने वाली एनर्जी कौन सी है? मैकेनिकल एनर्जी। और हो क्या रहा है इलेक्ट्रिक मोटर के केस में? इलेक्ट्रिक एनर्जी कन्वर्ट हो रही है किसमें? मैकेनिकल एनर्जी में। क्लियर? तो ये दोनों चीज़ें आप लोगों ने नोट कर लेनी है, नोट अपने बना लेने हैं। क्वेश्चन नंबर 25, द ईयरफोन ऑफ अ टेलीफोन कन्वर्ट्स। तो अब जो ईयरफोन है आपका, क्लियर, जिसको आप लोग हेडफोन भी बोलते हो, हेडफोन्स भी बोलते हो, ये क्या करते हैं आपके? देखो, मोबाइल में से साउंड मोबाइल के अंदर है, आपको कान में सुनाई देती है। क्लियर? बीच में कनेक्टिंग क्या लगी होती है? वायर लगी होती है। क्लियर? वायरलेस भी होते हैं, तो तब भी मोबाइल में से कौन से, मोबाइल आपका किस पे वर्क करता है? वो तो इलेक्ट्रिसिटी पे वर्क करता है, वो तो इलेक्ट्रिक सिग्नल्स छोड़ेगा, यही देगा ना। तो अब ईयरफोन क्या करता है? आपको क्या सुनाता है? साउंड एनर्जी। मोबाइल के अंदर होता क्या है? इलेक्ट्रिक एनर्जी। तो ईयरफोन करता क्या है? इलेक्ट्रिक एनर्जी को किस में कन्वर्ट करता है आपका? साउंड एनर्जी में। क्लियर? इलेक्ट्रिक एनर्जी को किस में कन्वर्ट करता है? साउंड एनर्जी में। तो इसके अपोजिट अगर हम लोग बात करेंगे, जैसे मैं ये माइक यूज़ कर रहा हूँ, ये क्या कर रहा है? मेरी साउंड को क्या करेगा? ये इलेक्ट्रिक चीज़ों में कन्वर्ट कर देगा, इलेक्ट्रिक एनर्जी में, और कंप्यूटर में ये क्या कर देगा? इसको सेव कर देगा। फिर जब आप लोग इसको सुनोगे तो आप डिवाइस, अगर मान लो मोबाइल पे सुन रहे हो, तो मोबाइल के अंदर क्या जाएगा? इलेक्ट्रिक सिग्नल्स, इलेक्ट्रिक एनर्जी। तो वो आपको जब सुनाई देगी तो आपके स्पीकर्स क्या करेंगे? उसको कन्वर्ट कर देंगे किसमें? साउंड में। तो इस तरह से आपका ये कन्वर्जन चलती है। क्लियर? मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 26। फिर क्वेश्चन आ गया आपका यूनिट्स का। तो ये क्वेश्चन शायद हमने डिस्कस कर लिया पहले भी। कूलम इज द एसआई यूनिट ऑफ, तो इलेक्ट्रिक चार्ज के यूनिट होते हैं आपके कूलम। इसके ऊपर एक लॉ भी है, कूलम लॉ। क्लियर? मूविंग टू द नेक्स्ट। यस, इंपॉर्टेंट चीज़ है, मैंने खुद लास्ट में रखी हुई है, क्योंकि इसमें से जो क्वेश्चन है पेपर में आता है, तो हमें ये यहाँ पे मैं डिस्कस करूँगा आपके साथ कि जो रेजिस्टेंस होता है किसी मटेरियल का, वो किस किस पे डिपेंड करता है। तो मैं जल्दी जल्दी लिखता जाता हूँ। रेजिस्टेंस जो होता है वो लेंथ के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। जितनी ज़्यादा किसी रेजिस्टर की लेंथ होगी, उतनी ही ज़्यादा उसकी क्या होगी? रेजिस्टेंस होगी। सेकंड, उसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन से वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन का मतलब होता है, मान लो ये आपका कोई कंडक्टर है, ये जो उसका एरिया है ना एक एंड का, उसको बोलते हैं एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। ये जितना ज़्यादा होगा रेजिस्टेंस उतनी कम होगी, ये जितना कम होगा रेजिस्टेंस उतनी ज़्यादा होगी। थर्ड, ये आपका डिपेंड करता है नेचर ऑफ द मटेरियल के ऊपर, नेचर ऑफ द मटेरियल के ऊपर कि मटेरियल कैसा है। क्लियर? तो फोर्थ आपका ये डिपेंड करता है किसके ऊपर? टेम्परेचर के ऊपर। तो इन चार चीज़ों के ऊपर डिपेंड करता है आपका रेजिस्टेंस। तो पेपर में डायरेक्टली पूछ भी सकता है कि रेजिस्टेंस किस किस चीज़ पे कैसे डिपेंड करता है। तो टेम्परेचर पे डिपेंड इस तरह से करता है, विद इंक्रीज इन टेम्परेचर आपका जो रेजिस्टेंस है वो भी क्या होती है? इंक्रीज होती है। क्लियर? जब आपका टेम्परेचर इंक्रीज होता है तो रेजिस्टेंस इंक्रीज होती है। ये भी एक सेपरेट क्वेश्चन के फॉर्म में आ जाता है पेपर में कई बार। तो ये सारी चीज़ें एक ही साथ मैंने डिस्कस कर दी, तो आप लोग इसका ध्यान रख लेना। क्लियर? इस तरह से ये होता है। और यहाँ से जब आप इस रिलेशन को कैलकुलेट करते हो, ये आता है आपका R इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L अपॉन A। यहाँ से एक कांस्टेंट निकल के आता है, उसको बोलते हैं रो L अपॉन A। इस चीज़ को बोलते क्या है? इसको बोला जाता है स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। क्लियर? एक और नाम है इसका, दैट इज जो आपने सुना होगा रेजिस्टिविटी।
रेजिस्टिविटी। क्लियर क्लियर। तो रेजिस्टिविटी और स्पेसिफिक रेजिस्टेंस ये कांस्टेंट आपका होता है। क्लियर। तो अब क्वेश्चन पेपर में ये भी आ सकता है, अगर तो रेजिस्टेंस पूछेगा तो ये चारों चीज़ों के ऊपर डिपेंड करता है। क्वेश्चन वो ये पूछेगा कि जो आपका स्पेसिफिक रेजिस्टेंस है वो किस पे डिपेंड करता है, तो आपने वहाँ पे ये मत कर देना कि लेंथ एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन के ऊपर डिपेंड करता है। नो, वो क्या डिपेंड करता है, वो डिपेंड करता है आपका रेजिस्टेंस। ये इंपॉर्टेंट चीज़ है, कंफ्यूजिंग क्वेश्चन इसमें से आते हैं, इसलिए आपके साथ डिटेल में डिस्कस कर रहा हूँ। तो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, लेंथ, नेचर ऑफ द मटेरियल, टेम्परेचर के ऊपर डिपेंड कौन करता है, आपका रेजिस्टेंस। बट जो स्पेसिफिक रेजिस्टेंस है ये सिर्फ एक ही चीज़ के ऊपर डिपेंड करता है, लेंथ एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन से इसका कोई लेना देना नहीं है। ये सिर्फ और सिर्फ आपका किस पे डिपेंड करता है, नेचर ऑफ द मटेरियल, किस टाइप के मटेरियल से वो बना हुआ है उस पर ही आपका डिपेंड करता है आपका स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। क्लियर। सो दैट्स ऑल फॉर द टुडे। सो स्टूडेंट्स हैव अ गुड डे। आप लोग हमारा व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करने के लिए आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिल जाएगा, आप इस नंबर पे मेरे को पर्सनली मैसेज कर सकते हो। काफ़ी सारे स्टूडेंट्स, अराउंड 120 के आसपास स्टूडेंट्स हमारे ग्रुप में जो JKSSB क्लास 4th अकाउंट असिस्टेंट की तैयारी अच्छे से कर रहे हैं, SSC GD JKP एग्ज़ाम की, BSF एग्ज़ाम की, तो आप लोग इसमें ज्वाइन हो सकते हो। टेलीग्राम में इस पूरे जो लेक्चर्स मैं लेता हूँ इनकी PDFs मैं टेलीग्राम चैनल पे डाल देता हूँ, वहाँ से आप लोग इनको ले सकते हो। इनके लिंक आपको मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगा। सो स्टूडेंट्स, लास्ट में आपकी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि अच्छा कंटेंट अगर आपको लग रहा है कि कोई क्वालिटी का कंटेंट आपको दे रहा है ऑन यूट्यूब, तो आप लोग इस चैनल को, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर और लाइक करें, अपने फ्रेंड्स तक पहुंचाएं ताकि वो भी इसका बेनिफिट ले सकें। स्टूडेंट्स क्लियर। तो आपको यूट्यूब पे सर्च करना क्या है, सक्सेस स्पेस डाल के JK स्पेस डाल के 247। क्लियर। सो दैट्स ऑल फॉर द टुडे। थैंक यू।